तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हाउ टू कैलकुलेट द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है कि भाई ये जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है ये इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, और इसमें आपने ये पूरा स्टेटमेंट देखा। ठीक है, चलिए अगला लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, देखो क्लास 12th में भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली जाती है, और आप जब बीकॉम के अंदर एफएम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो एफएम में भी रेशियो एनालिसिस में कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली जाती है। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ भी निकालते हैं, यहाँ थोड़ा सा तरीका अलग है, ध्यान रखिएगा। यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका होता है एसेट्स। एसेट्स का मतलब कौन से? एसेट्स का मतलब फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, दोनों तरीके के एसेट्स हम लोग लेंगे। अगर किसी एसेट्स का हमारे पास रीवैल्यूड प्राइस है तो रीवैल्यूड प्राइस लेंगे, और रीवैल्यूड प्राइस नहीं है तो क्या ले लेंगे? बुक वैल्यू ले लेंगे। तो एसेट्स, और एसेट्स में से माइनस करेंगे आप, क्या माइनस करेंगे? उसमें से आप माइनस करेंगे आउटसाइड लायबिलिटी। जब मैं आउटसाइड लायबिलिटी की बात कर रहा हूं तो ध्यान रखिए यहाँ दोनों तरह के आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करने हैं आपको। आउटसाइड लायबिलिटी भले ही वो कौन सा हो, शॉर्ट टर्म हो यानी कि करंट लायबिलिटी, भले ही वो लायबिलिटी कैसी हो आपकी, लॉन्ग टर्म। तो दोनों तरह की लायबिलिटी यहाँ आपको क्या करनी है? माइनस। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स से जाना चाहूँ तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी आप करेंगे तो क्या क्या जुड़ेंगे? मान लें जैसे लैंड है, प्लांट एंड मशीनरी है ना, देन स्टॉक है, क्रेडिटर है, कैश है। तो ये सब तो अपने को क्या करने? ऐड करने। और इसमें से फिर आप माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे? किसी भी तरह का, जैसे कोई क्रेडिटर है वो माइनस करेंगे, बीपी है वो माइनस करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट है बैंक ओडी वो माइनस करेंगे। मान लो अगर डिवेंचर है या लॉन्ग टर्म लोन है तो वो भी क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, मैं आपको बता दूं। नॉर्मली अदर बुक में आप करते हो ना तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी माइनस नहीं होती, सिर्फ शॉर्ट टर्म माइनस होती है। लेकिन ये बुक के अकॉर्डिंग जो आप पढ़ रहे हैं, एसेट्स में से हर तरह की लायबिलिटी माइनस करनी है, लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट। ठीक है, चलिए। तो देखो जब आप एसेट्स माइनस लायबिलिटी करते हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप एसेट्स माइनस लायबिलिटी करते हो तो आता है आपके पास क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें से हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? 1/2 ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो करंट ईयर का प्रॉफिट है ना उसका आधा माइनस करेंगे। तो अगर आप एक क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से करंट ईयर के प्रॉफिट का आधा माइनस करेंगे बेटा, तो आपके पास जो कैलकुलेशन आएगी उस कैलकुलेशन को हम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एवरेज कैपिटल। ठीक है, क्या बोलेंगे? एवरेज कैपिटल। क्योंकि नॉर्मली आपको क्वेश्चन में कई बार एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड काम में आएगा, तो जब भी वो एवरेज बोलेगा तो क्लोजिंग में से क्या करेंगे? करंट ईयर प्रॉफिट का हाफ माइनस कर। ठीक है, चलिए तो मैं शुरू से बता देता हूँ कैसे निकाला आपने कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑल टाइप ऑफ फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स, अगर किसी एसेट का रिवेल प्राइस है तो वो लेंगे, रिवेल प्राइस नहीं है तो वो ले लेंगे। ऐसे आउटसाइड लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह की लायबिलिटी। अगर किसी लायबिलिटी का रीवैल्यूड प्राइस है तो रीवैल्यूड प्राइस लेंगे, और रीवैल्यूड प्राइस नहीं है तो बुक वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी करेंगे तो आएगा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें से करंट ईयर के प्रॉफिट का 1/2 माइनस कर दिया जाएगा।
हम्म, चलो भाई, हो गया कॉपी, आगे बढ़े। तो ये तो हमने क्या सीखा, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर आ जाओ आगे। अब निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका, NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मल्टीप्लाई बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल, ये आपका हो गया नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका। और फिर हमारे काम का होता है एक, क्या काम का होता है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है आपका, जो एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आगे बढ़े। तो सुपर प्रॉफिट भी हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हो गया। चलिए, अब मैं आपको सिखाता हूँ। वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं तो क्या ही सिखाऊं। तो एक्चुअल में एक वैसे वो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेबल वैल्यू। ठीक है, लाओ कैलकुलेटर आप लोग। देखो कैलकुलेटर लाए हो तो निकालो, मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, टेबल वैल्यू निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है। टेबल वैल्यू निकालने का तरीका होता है, जैसे मैं आपको बोलूँ, आपको दिया हुआ है रेट 10%। ठीक है, और हाँ बोलो ना, एक सेकंड। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, हाथ पैर तो टूटेंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। चलो इधर देखो, रेट ऑफ रिटर्न है मान लो आपका 10%, और आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है से 5 ईयर। तो देखो टेबल वैल्यू कैसे निकलता है, इट विल बी 1/1 प्लस रेट करेंगे। जितने साल का टेबल वैल्यू निकालना है उतने साल आप अपने कैलकुलेटर में इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, और उसके बाद आप कैलकुलेटर में बटन दबाएंगे, कौन सा, ग्रैंड टोटल। अरे सुनो, जैसे 1/1 प्लस आर है, तो 10% है। तो 10% को अपन कैसे लिख सकते हैं, 0.10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। निकालो कैलकुलेटर, 1/1.10 करो, 1/1.10। अब कैलकुलेटर में बटन प्रेस करो। 5 बार करो बेटा, हाँ 5 बार करो। और फिर जीटी का जो बटन है वो दबाओ, जीटी का बटन दबाओ। हाँ तो वो तो, अरे नहीं, मेरे को पता है ना, ऐसे तुम क्या है, बड़े होशियार हो, ऐसे तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, जीटी जीटी जीटी।
करो फटाफट, कितना आ रहा है? दबाया नहीं दबाया? बोलते लगाए तुमने यार, कितना आ रहा है? 3.790। चलिए ठीक है, तो ये आपका स्टेबल। देखो वैसे तो क्या है, नॉर्मली है ना, वो आपको टेबल वैल्यू देगा, ठीक है। अगर कभी टेबल वैल्यू नहीं दे तो भाई आपको आ जानी चाहिए, उस हिसाब से मैंने आपको बताई, ठीक है। चलिए अभी है ना, मैंने आपके साथ एक शीट जो है वो शेयर की है, वो निकालें जरा, स्क्रीन ले लेता हूँ। क्या घर पे भी नहीं है? चलो, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ नयन डिस्क्लोज द फॉलोइंग रिजल्ट। क्या रिजल्ट है भैया? 2006 का प्रॉफिट 1.5 लाख, 2007 का प्रॉफिट 1,80,000, 2008 का 270, 2009 का 15,000 लॉस है, और 2010 का प्रॉफिट है 1,80। नाउ नयन इज इंटरेस्टेड टू सेल हिज बिजनेस टू कनन a certain amount of goodwill after considering the following factor. Goodwill is to be valued at 2-year purchase of the average profit of the last 5 year। यानी कि हम क्या करेंगे, हम पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देयर वाज ए स्पेकुलेटिव, यानी कि सट्टा, स्पेकुलेटिव प्रॉफिट 60,000 का था। कौन से साल में? 2008 में। 2009 में आपने मशीन बेची और एक लॉस हुआ आपको, वो आपने पीएल में डाला, तो मशीन का लॉस है, बिजनेस का लॉस नहीं एक तरह से वो। कनन विल नॉट रिक्वायर द सर्विस ऑफ नयन अकाउंटेंट। देखो कनन की जो बिजनेस खरीद रहा है उसको नयन के अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है। हु विल पेड 3,000 पर मंथ एज सैलरी, जिसको 3,000 महीने सैलरी दी जाती है। अब आप बात समझिए क्या हो गया, ये हो गया आपका एक तरह से सेविंग इन एक्सपेंस। मान लो आप मेरा बिजनेस खरीद रहे हो, मैंने कोई अकाउंटेंट लगा रखा था, आपने कहा सर हमें आपके अकाउंटेंट की जरूरत है, आप उसको निकाल दो, खुद ही अकाउंटेंट है, हम खुद ही काम कर लेंगे। तो ये पॉइंट आपका क्या बनेगा? ये बनेगा आपका सेविंग इन द एक्सपेंस। कनन हिमसेल्फ इज एन अकाउंटेंट एंड कैन मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट। उसने कहा तो मैं खुद ही कर लूंगा। नाउ कनन एट प्रेजेंट सर्विंग इन अ लिमिटेड कंपनी एट अ सैलरी ऑफ, देखो मान लो आप मेरा बिजनेस खरीद रहे हो, तो ठीक है आपने बढ़िया करा मेरे अकाउंटेंट को निकाल लिया, लेकिन आप जब यहाँ आओगे ना, तो अभी राइट नाउ आप एक नौकरी कर रहे हो, उस नौकरी में आपको हर महीने कितना मिलता है? 43 रुपये मिलता है। तो आपकी इनकम कम हो जाएगी ना बेटा, क्योंकि आप वो छोड़ो क्या करोगे, आप दुकान संभालोगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, 4500 रुपये पर मंथ, तो 12 महीने का कितना हो गया? 54,000 हो गया। यानी कि हर साल आपकी इनकम कम हो जाएगी, कितने से? 54 से। और ये अकाउंटेंट को अगर मैं निकाल दूंगा तो 3,000 रुपये मंथ के हिसाब से साल की कितनी सैलरी बच जाएगी? 36,000। तो ये सैलरी 3600 प्लस होगी, लेकिन आपकी खुद की सैलरी मिलना बंद हो जाएगी, क्योंकि आप बिजनेस करोगे तो 54 वो माइनस होगा। तो एक नोट लिखे सबसे पहले, नोट नंबर 1। देखो नोट नंबर 1 में लिखे बेटा आप, देखो देखो, बिजनेस कौन खरीद रहा है? नयन। नयन इज इंटरेस्टेड टू सेल, हाँ लिखो। नयन, नयन, नयन does not need, and does not need the accountant of Kanan, the accountant of Kanan, so 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 there will be saving in expense, there will be saving in expense, saving in expense, because no salary, because no salary will be required to pay, no salary will be required to pay the accountant, no salary required to pay to the accountant। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखें, दूसरा पॉइंट लिखो बेटा। देखो अभी देखो बिजनेस जो है कौन खरीदना चाह रहा है? Man is interested to sell his business to the
कनन। अच्छा नयन चाहता है, ओके नयन चाहता है किसको अपना बिजनेस बेचना, कनन को बिजनेस बेचना चाहता है, ठीक है। हाँ जी अगला पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 2, आफ्टर द परचेज ऑफ बिजनेस, आफ्टर द परचेज ऑफ बिजनेस, परचेज ऑफ बिजनेस, कनन will not receive, Kanan will not receive the salary of, will not receive the salary of 54,000, 54,000, 54,000 per annum, 54,000 per annum, ब्रैकेट में लिख लो 4,500 per month, 4,500 per month. So because of this, so because of this, because of this decrease in the income, because of this decrease in the income, it will be deducted from, it will be deducted from calculation of profit, it will be deducted from calculation of profit, calculation of profit, ठीक है। देखो आप ये जो कैलकुलेशन कर रहे हो, ये किसकी कैलकुलेशन कर रहे हो आप, वी आर कैलकुलेटिंग फ्यूचर मेंटेनेबल, तो आपको अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो लेनी पड़ेगी ना। मान लो आप ये बिजनेस खरीद रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं ये ले लूंगी यहाँ इतना कमा लूंगी, तो ये आप कमाओगे तो सही, लेकिन अभी आप राइट नाउ कहीं जॉब कर रहे हो, वो जॉब आपको छोड़ना पड़ेगा ना बेटा। तो आपकी जो ओवरऑल इनकम है उसमें वो सैलरी जो आ रही थी अभी तक, वो सैलरी क्या हो जाएगी, अभी बंद हो जाएगी, है ना। तो हमें देखना पड़ेगा बिजनेस लेंगे तो हमें नेट नेट कितना कमाएंगे, है ना। देखो मान लो पता लगे बिजनेस खरीदने के बाद आप 50,000 महीना कमा रहे हो, और राइट नाउ ऑलरेडी आपकी सैलरी 80,000 रुपए, क्या करोगे बिजनेस खरीद के, -30,000 हो गया आपका। चलिए 5 साल के मैंने प्रॉफिट लिखे, जिसमें 1 साल लॉस है आपका 15,000। अब हम पॉइंट ले लेते हैं क्या क्या थे। सबसे पहले तो आपका था, देखो 60,000 का प्रॉफिट था 2008 में, स्पेकुलेटिव प्रॉफिट था, यानी कि एबनॉर्मल गेन। क्या करते हैं एबनॉर्मल गेन को, माइनस करते हैं बेटा। 2008 में कितने का था एबनॉर्मल गेन, देखोगे ये था आपका 60,000 रुपए का, ठीक है। फिर उसके बाद 2009 में आपको लॉस हुआ 180 का। ध्यान रखिए ये जो लॉस है ये कैपिटल लॉस है, ये बिजनेस का नॉर्मल लॉस थोड़ा है भाई, हर साल थोड़ा ना आप एसेट्स बेचते हो, ये एबनॉर्मल लॉस की कैटेगरी में आता है बेटा। तो एबनॉर्मल लॉस को ऐड किया जाएगा, कब हुआ ये 2009 में, 2009 में हम ऐड करेंगे, कितना लॉस बता रहा है ये, 180 का बता रहा है मेरे ख्याल से, है ना। चलिए फिर आपको वो अकाउंटेंट नहीं चाहिए तो सैलरी बच जाएगी आपकी, तो अकाउंटेंट की सैलरी बच जाएगी, तो ऐड करें, ऐड डिक्रीज इन द सैलरी। अब सैलरी जो आपकी है कितनी है, 3,000 रुपये देते थे आप उस अकाउंटेंट को, तो साल भर में आपको सेविंग हो जाएगी, कितनी सेविंग हो जाएगी, आपको सेविंग हो जाएगी 36,000 रुपीज़ की। और आखिरी पॉइंट कि भाई ये खुद कहीं काम करते थे, तो वहां से क्या होगा, सैलरी मिलना बंद हो जाएगी बेटा। तो वहां से अगर आपको सैलरी मिलना बंद हो जाएगी तो माइनस करेंगे, माइनस सैलरी फ्रॉम प्रेजेंट जॉब। देखो आपको सैलरी कितनी मिल रही थी बेटा, आपको सैलरी